ये पहला क्वेश्चन सर, पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के लिए जो है आपकी अब कौन सी चीज मतलब कौन सी चीज ऑब्जर्व नहीं हुई थी। देखिए क्या है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए जो भारत छोड़ो आंदोलन है 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था और इसमें जो है महात्मा गांधी जी ने एक जो है स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या मरो, ठीक है, करो या मरो का जो है स्लोगन दिया था। और इस जब इन्होंने ये वर्ड यूज किया था तो लोग जो है इन चीजों को लेके थोड़े से भड़क गए थे और पूरे पूरे देश में जो है दंगे मच गए थे, लेकिन गांधी जी की कोई इंटेंशन नहीं थी पीछे कि मैंने दंगे करवाने हैं, ठीक है। सो इसमें से कौन सी चीज ऐसी ट्रू नहीं है, क्यों देखिए जी फटाफट, इट वॉज ए नॉन वायलेंट मूवमेंट, बिल्कुल जो ये है आपकी नॉट ट्रू, नॉट ट्रू बोला है। इट वॉज ए जो इट वॉज ये जो मूवमेंट थी, ये जो थी मूवमेंट आपकी वायलेंट मूवमेंट थी, सभी जगह के ऊपर दंगे हो गए थे। दूसरा ऑप्शन है इट वाज लेड बाय महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी जी द्वारा जो है ये जो महात्मा गांधी जी द्वारा स्टार्ट नहीं की गई थी, महात्मा गांधी जी जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट फटाफट फैली थी, बिल्कुल सही। इट डिड नॉट अट्रैक्ट द लेबर क्लास इन जनरल, बिल्कुल ये जो है ये जो आपका पूरा का पूरा देश शामिल था यार, सब चीज़ें शामिल थी, तो इनमें से कौन सी ट्रू नहीं है। देखिए इसमें ना जो है आपका इट वाज लेड बाय महात्मा गांधी, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये महात्मा गांधी जी द्वारा जो है ये स्टार्ट करी नहीं गई थी, महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्लोगन दिया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नॉट ट्रू पूछा है, ये गांधी जी द्वारा स्टार्ट नहीं की गई थी, ये ध्यान रखना है आपको। इट वाज लेड बाय महात्मा गांधी इज द राइट आंसर, नॉट ट्रू। एंड प्लस नॉन वायलेंट मूवमेंट नहीं थी, ये वायलेंट मूवमेंट थी, ध्यान रखना है, ठीक है। इट वाज ए वायलेंट मूवमेंट, क्लियर। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, जो है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये किसके रिस्पांस में आया था, ठीक है, ये किसके रिस्पांस में आया था, तो ये है जी आपका क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था और क्रिप्स मिशन जो कह रहा था कि जो है आज़ादी के लिए जब इन्होंने बातें करी थी क्रिप्स मिशन ने, क्लियर, क्रिप्स मिशन ने जब आज़ादी के लिए बातें करी थी तो ये जो है हमारे देश को पसंद नहीं थी, आईएनसी ने रिजेक्ट कर दिया था। और क्रिप्स मिशन को भेजने वाले जो पर्सन थे इनके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है अंग्रेजों की हालत बड़ी खराब हो रही थी दूसरे विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। सो इसीलिए किसको भेजा था, क्रिप्स मिशन को, कि हाँ अंग्रेजों को भेजा था इंडिया में कि इनको मना लें। और इंडिया के महात्मा गांधी जी ने इसके लिए एक स्लोगन दिया था, इट वॉज ए पोस्ट डेटेड चेक, इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक, ये आगे की डेट का एक चेक है, इट इज पोस्ट डेटेड चेक। ये स्टेटमेंट किसने दी थी, गांधी जी ने दी थी क्रिप्स मिशन के लिए, कि जो आगे की डेट का एक चेक है जो आगे आपका पास नहीं होने वाला, पता है, क्योंकि बैंक खुद के कौन सा बैंक है यहाँ पे, बैंक किसको बोला गया है, अंग्रेजों को बोला गया है, और चेक किसको बोला गया है, हमारी असेंबली को बोला गया, आजादी को बोला गया है, ठीक है। सो ये जो है इट वाज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक, जो बैंक खुद लड़खड़ा रहा है देश, इनको कुछ नहीं पता कि ये भी आजाद होंगे या नहीं होंगे, मतलब ये जो लड़ाई जीतेंगे, सेकंड वर्ल्ड वॉर जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, तो इसमें ये चीज बोली गई थी, क्लियर। और उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान था, ये 1946 ईस्वी में आया था, 1946 में, जब हमारा देश, जिसके कारण जो है हमारा देश आजाद हुआ, प्लस देश जो हमारा देश की असेंबली बनी और हमारा संविधान बनना स्टार्ट हो गया 1946 में। उसके बाद लिखा हुआ है साइमन कमीशन, साइमन कमीशन आया था 1928 में हमारे देश में, क्लियर। और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिपोर्ट बनाने आया था हमारे देश में। बेवल प्लान को शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं आप, शिमला कॉन्फ्रेंस के पीछे इनका हाथ था 1945 में, क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। सो आंसर क्या बन गया जी इसका, सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्रिप्स प्रपोजल, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन इंडिया में आया था, क्यों आया था, किस चीज के लिए आया था, मैंने जो आया था, और उसके बाद जो है इसका जो है हमने एजिटेशन किया था, इनके विरुद्ध जो है हमने चीजें करी थी, ये इनमें से कौन सा रीजन था। और मैंने अभी आपको बताया था क्रिप्स मिशन, सॉरी, जो आपका साइमन कमीशन हमारे देश में जब आया था 1928 में आया था, और आया किस लिए था, कि जब हमारे देश के अंदर आया, क्यों था, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल रिपोर्ट बनाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास हुआ था, जो आपका उसके अंदर जो है आपका उसके अंदर डेयार्की, द्विशासन की बात करी गई थी, द्विशासन, डेयार्की की बात करी गई थी, द्विशासन, ठीक है, उस चीज के ऊपर रिपोर्ट बनाने आया था, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रिपोर्ट बनाने आया था, ठीक है। और इसका जो बहिष्कार किया गया था, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे, और इसमें साइमन गो बैक के नारे लगाते लगाते एक पर्सन की डेथ हुई थी, लाला लाजपत राय। और ये आपको पता होना चाहिए,
प्लस इसको एजिटेशन इसीलिए करी गई थी क्योंकि इस मीटिंग के अंदर जो है सारे के सारे अंग्रेज थे, नो इंडियन मेंबर वर देयर। क्लियर। सो इसका ऑप्शन क्या हो गया जी, सी ऑप्शन। यहां पे कोई भी भारतीय नहीं था, सारे के सारे क्या थे, अंग्रेज थे, नो इंडियन मेंबर। क्लियर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सॉरी ये जो ऑप्शन बन गया सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, महात्मा गांधी जी द्वारा एक बुक लिखी गई थी अनटू दिस लास्ट, एंड जो उनकी जिस बुक ने जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया उसकी उनकी लाइफ को, और ये जो बुक है ये बुक क्या मैसेज देती है, ये बुक क्या मैसेज देती है, ये बुक मैसेज देती है कि अगर आप किसी चीज का जो काम करना चाहते हैं, द गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल। अगर आप सबका भला कर रहे हो ना तो आपका भी भला, अंत भले का भला, जो ये वर्ड यूज किए जाते हैं ना वो इन चीजों के लिए होते हैं। सो इसका मतलब क्या हो गया जी आपका कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, व्यक्ति की भलाई सभी के अच्छे में निहित है। सो इट मींस बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर। ये है जी आपका राइट आंसर, दैट मींस आपका बी ऑप्शन, द गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल। द व्यक्ति की भलाई सभी के अच्छे में निहित है, अंत भले का भला, जो मैंने एक वर्ड यूज किया है। ठीक है। सो जब आप सबका भला करेंगे तो आपका भी भला होगा, सबके भले में आपका भला छिपा हुआ है। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल उषा मेहता इज वेल नोन फॉर। उषा मेहता जो है ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था जब हमारा 1942 के अंदर 8 अगस्त 1942 को जो है हमारा जो है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उस टाइम पे भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर किसने बताया था, उषा मेहता जी ने बताया था। तो ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। क्लियर। उषा मेहता। सो इसका आंसर क्या बन गया जी आपका उषा मेहता वाले का। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, द रनिंग द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो इन द वेक ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। अगला क्वेश्चन देखिए, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो है ये क्या थी, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883 में हुआ था। ये जो है आपका इल्बर्ट बिल आया था, इल्बर्ट बिल, ठीक है, ये इल्बर्ट बिल आया था 1883 के अंदर, और इस टाइम पे जो आपके आपके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, लॉर्ड रिपन, और लॉर्ड रिपन की कोर्ट में ये क्या था आपका लॉ मेंबर जाने के कानून बनाने वाला व्यक्ति, और इसने एक कानून बनाया था कि जब आपका यूरोपियन पकड़ा जाएगा, कोई भी यूरोपियन पकड़ा जाएगा तो अगर वो जज मैजिस्ट्रेट जो है इंडियन बैठा होगा तो उसके सामने भी वो पेश हो सकता है। अगर जब ये चीज बाद में यूरोपियंस को पता लगी कि हाँ हम गुलामों के सामने आएंगे, तो इससे क्या होगा, पूरे के यूरोपियंस ने अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्या कर दिया, एजिटेशंस कर दी थी। क्लियर। तो इसी के कारण जो है ये सारी चीजें कंट्रोवर्सी बनी थी। सो ये जो ऑप्शन बनेगा जी आपका द सी ऑप्शन, removal of the disqualification imposed on the Indian magistrate with regard to the trial of the Europeans। ये है जी आपका यूरोपियन लोगों के परीक्षण के संबंध में भारतीय मैजिस्ट्रेट पर लगाई गई अयोग्यता का हटाना। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। रॉलेट एक्ट जो है ये क्या किस चीज के ऊपर एम करता है। रॉलेट एक्ट मैंने आपको बताया था 1919 ईस्वी में आया था, और जब आपके 1919 ईस्वी में आया था, इसको ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और प्लस आपको ये इसमें ये बात बोली गई थी क्योंकि जब इंडियंस ने अंग्रेजों के खिलाफ काम करना स्टार्ट कर दिया था, तो इनको पता लग गया था कि हाँ यार जहां पे 4 लोग इकट्ठे होते ना, कुछ ना कुछ इंडिया के अंग्रेजों के खिलाफ जो है कंट्रोवर्सी चल रही होगी। सेक्शन 144 जिसमें आपका ग्रुप के अंदर जो लोग हैं वो खड़े नहीं हो सकते। जब ग्रुप के अंदर लोग खड़े नहीं हो सकते तो इसका मतलब क्या हो गया, इन्होंने स्टेटमेंट क्या बोली थी, नो वकील नो दलील नो अपील। क्लियर। सीधा आपको सजा सुना दी जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड द समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल, परीक्षण और सारांश प्रक्रियाओं के लिए के बिना कारावास। सो इट मींस 7th का आंसर क्या बन गया जी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या है, इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमारे जो मेंबर्स है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रोविंसेस के अंदर कहाँ कैसे आए गए थे। देखिए जब हमारा देश का संविधान बना था, तो हमारे देश का जब संविधान बना था तो 389 मेंबर्स थे,
389 मेंबर, जिसमें 9 दिसंबर 1946 को हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूशन की मीटिंग स्टार्ट हुई थी। और ये जो 389 मेंबर थे, इसके अंदर जो है आपके जो लोग थे, जब इलेक्शन हुए गए थे, ये सारे के सारे लोग कहाँ से आए थे? ये लोग आए थे आपके प्रोविंसी से। और अगर आपको पता हो, मैंने आपको बताया था, जब भी एक जो आपके इलेक्शन होते हैं, दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट में तो हम चुनते हैं, लेकिन आगे किसी और पर्सन को चुना जाता है, वो इनडायरेक्ट होता है। यानी कि आपके प्रोविंसेस के अंदर क्या हुए थे? इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष इलेक्शनों से ये चुने गए थे। इनडायरेक्टली इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। सो इसका मतलब ये क्या हो गया जी? आपके 8th ऑप्शन का जो हो गया, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे, ध्यान रखना है। इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सर। अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्या है? द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्टेड अंटिल, ये कब तक चला था? देखिए, हमारा बंगाल पार्टीशन जो है, डिवाइड एंड रूल की बात जब करी गई थी, तो ये 16 अक्टूबर 1905 को हमारा बंगाल पार्टीशन हुआ था, बंगाल विभाजन, बंगाल पार्टीशन, ठीक है। और उस टाइम पे गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन, जो इन्होंने बोला है। और उसके बाद जो है, इनके बाद जो है हमारी ये चली थी 1911 ईस्वी तक, जब आपके लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हमारे क्या थे? आपके गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे। और प्लस उस टाइम पे जो है जॉर्ज फिफ्थ आए थे, जॉर्ज फिफ्थ और उनकी वाइफ मैरी, ये दोनों जो है हमारे देश में आए थे। तो इस टाइम पे ये सारी चीज अनाउंस हुई थी, और इन्होंने क्या बोला था कि हाँ, बंगाल पार्टीशन कैंसिल कर दो और राजधानी क्या करो? कलकत्ता से राजधानी शिफ्ट करके कहां पे ले आओ? दिल्ली में ले आओ। क्लियर? और इस चीज में जो हुआ, ये जब कलकत्ता से दिल्ली जो है हुई, ये कब हुई? 1912 में। अनाउंस कब हुआ था? 1911 में। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस भी कहा जाता है, दिल्ली षड्यंत्र केस भी कहा जाता है। क्लियर? षड्यंत्र केस। क्लियर? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 1911 में इसको हटा दिया गया था। सो इसका ऑप्शन क्या बन गया जी? आपका बी ऑप्शन। क्लियर? द किंग जॉर्ज फिफ्थ abrogated Curzon Act of the Royal Darbar in Delhi in 1911. Clear? B option is the right answer. Next question sir. अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहता है और आंसर दीजिए इसमें। 1929 का सिग्निफिकेंस क्या है? 1929 का जो सिग्निफिकेंस है जी, आपको पता है 1929 के अंदर जो है लाहौर सेशन चल रहा था, और लाहौर सेशन को आप यहाँ पे क्या बोलते हैं जी? पूर्ण स्वराज सेशन भी बोला जाता है। जब इन्होंने बोला था कि हम अपनी पूरी की पूरी आज़ादी लेंगे, और जवाहरलाल नेहरू इनके क्या थे? आईएनसी के प्रेसिडेंट थे, और आईएनसी प्रेसिडेंट थे यहाँ पे। और ये रिवर रावी के किनारे जो है, रावी नदी के किनारे ये सारा का सारा जो है सेशन चल रहा था। और इसमें क्या बोला गया था? पूर्ण स्वराज, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। क्लियर? कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करी गई थी। और इस चक्कर में चलते चलते जो है हमने 26 जनवरी 1930 को जो है हमने पहला आज़ादी दिवस मनाया था, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया था, पहला आज़ादी दिवस, जिसके चलते हुए 26 जनवरी जो है हमारा सिग्निफिकेंट डे हो गया था। पहला जो है हमने रिपब्लिक डे भी 26 जनवरी को मनाया था, वो सिग्निफिकेंस ये है। और हमारा 9 दिसंबर 1946 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था, और 26 नवंबर 1946 को हमारा 1947 को हमारा जो 26 नवंबर 1949 को 1949 को जो है हमारा संविधान बन के स्टार्ट हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया था। इसी कारण 26 नवंबर को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे, संवैधानिक दिवस। क्लियर? और लेकिन ये चीज़ हमने 26 जनवरी को लेके गए सिर्फ इस दिन की महानता रखने के लिए। क्लियर? ये सारे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अगर ये सारे इजी क्वेश्चन, ये सारे ना यूपीएससी के क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इस वाला ये वाले सेट जो है मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम यूपीएससी के जो आईएएस का पेपर है वहां से लिए हैं, और इसमें स्टेटमेंट से ही पता लग रहा होगा आपको बहुत क्लोज ऑप्शन होंगी। ठीक है? सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपका। सो ये सिर्फ करवाने का रीजन सिर्फ ये है कि ऑलरेडी हमने इतने क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हिस्ट्री के, आप कितना जान चुके हो। ये अगर स्टेटमेंट आपके सामने ऐसी भी आ जाते हैं तो किस तरीके से आप निकालेंगे। ठीक है? सो ये चीज़ बहुत जो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जी, इसका बी ऑप्शन बन गया जी आपका, अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एज द गोल ऑफ द कांग्रेस। क्लियर? सो अगला क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी का जो है एम क्या था? देखिए, गदर पार्टी जो है 1913 ईस्वी में बनी थी, 1913 में ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। गदर पार्टी 1913 में बनी थी। लाला हरदयाल जो है इनके फाउंडर थे, लाला हरदयाल। और जो है इनका जो एम था, मारो फिरंगियों को
मारो फिरंगियों को, ये जो है इनका एम था। और जो है आपका पैसिफिक कोस्ट, इनका पहला नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान पार्टी इनका जो पहला नाम था। और इनका जो न्यूज़पेपर था वो था गदर, जिसके नाम के जो है इनकी पार्टी का नाम भी क्या पड़ गया, गदर पार्टी बन गया। और ये जो है इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे थे, सैन फ्रांसिस्को में, यूएस में, सैन फ्रांसिस्को यूएस के अंदर जो है इनके हेडक्वार्टर थे। तो इसीलिए 1913 इज द राइट आंसर। इट मींस आपका ऑप्शन क्या बन गया जी, आपका रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ द इंडियन विद हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, द रेड क्लिफ लाइन, द रेड क्लिफ जो लाइन है, कमेटी है, वो अपॉइंट करी गई थी किस चीज के लिए, किस चीज के लिए करी गई थी, आपको पता है जी। रेड क्लिफ लाइन सिर्फ अपॉइंट करी गई थी जब आपके देश की पार्टीशन करने के लिए बात करी गई थी। और ये है जी आपका सी ऑप्शन, डिलिमिट द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, रेड क्लिफ लाइन। क्लियर। और आपको मैं बता दूं 20 फेब 1947 को जो है क्लेमेंट एटली की जो डिक्लेरेशन आई थी, एटली की डिक्लेरेशन आई थी कि हम इंडिया को आज़ाद करेंगे 30 जून 1948 को। लेकिन उसके बाद 3 जून प्लान आया था आपका, 3 जून प्लान 1947 के अंदर, जिसको आप माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जानते हैं। और इसने क्या बोला था कि इंडिया को हम आज़ाद करेंगे 15 अगस्त 1947 को। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। सो सी ऑप्शन इज जो है इसका द गदर, ये जो है आपका आंसर क्या बन गया, रेड क्लिफ लाइन कमेटी इज सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डिलिमिट द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है। सो अगला क्वेश्चन लगाइए सर। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या है, लॉर्ड वेलेस्ले द्वारा जो है आपकी सब्सिडरी अलायंस जो है स्टार्ट करी गई थी, इनमें से इनका कौन सा मोटिव नहीं था। देखिए लॉर्ड वेलेस्ले ने जो है आपका लॉर्ड वेलेस्ले ने ये जो सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि की बात करी गई थी, तो लॉर्ड वेलेस्ले का मोटिव क्या था। लॉर्ड वेलेस्ले ने जो स्टार्ट किया था वो सब्सिडरी अलायंस स्टार्ट किया था, सहायक संधि जिसे आप कहते हैं सब्सिडरी अलायंस। और ये जो है सहायक संधि कहते हैं। और इस सहायक संधि को पहली बार, सहायक संधि को साइन करने वाला पहले जो किंगडम बनी थी वो बनी थी हैदराबाद। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। प्लस इसके अंदर क्या बोला गया था कि जो लॉर्ड वेलेस्ले ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम जो है आपकी सहायता करने के लिए यहाँ पे हैं, आप हमारे अंडर आ जाइए। और जिसके कारण अगर आपके ऊपर कोई भी अटैक करेगा तो जो ब्रिटिश आर्मी है आपको बचाने के लिए आएगी। क्लियर, ये बात बोली गई थी। और अदरवाइज जो वेलेस्ले के दिमाग में क्या चल रहा था कि हमने जो है इंडिया के अंदर रूल अपना इस्टेब्लिश करना है। क्लियर, तो इसका जो ऑप्शन बन गया कि ये ऑप्शन क्या बन गया जी, डज नॉट अप्लाई बोला है, तो इसका सी ऑप्शन बन गया, टू सिक्योर ए फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी। इनकम कोई फिक्स नहीं करनी थी, इनका कोई एम नहीं था, बाहरी चीजों से इनको बचाना था और प्लस लूटना था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर लेके आनी थी अपने देश के अंदर, लूट तो पहले से ही रहे थे। टू सिक्योर ए फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, ये कोई मोटिव नहीं था। क्लियर, ये ध्यान रखना है आपका, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर, सो ये है आपका सी ऑप्शन, टू सिक्योर ए फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी। क्लियर, ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से ये बायोग्राफीज जो हैं लिखी गई हैं मजीनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्णा के बारे में जो है ये जो है आपका लिखा गया है। और ये कुछ टाइम पे अमेरिका में भी रहे थे और बाद में सेंट्रल असेंबली द्वारा जो है इलेक्ट भी किए गए थे। इनमें से कौन से पर्सन है, इनमें से कौन से पर्सन है जी, ये हैं लाला लाजपत राय। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को हम और क्या कहते हैं, हम पंजाब केसरी के नाम से भी इनको जाना जाता है, पंजाब केसरी, ये ध्यान रखना। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। क्लियर, क्लियर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, लाला लाजपत राय। क्लियर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इनमें से कौन सा जो इवेंट है आपका, कौन सा जो इवेंट है आपका पहले हुआ था, इनमें से कौन सा जो इवेंट है आपका पहले हुआ था, इसमें से वो बताइए। स्वामी दयानंद इस्टेब्लिश्ड आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज इस्टेब्लिश किया था वो कब किया था आपका 1875 में। क्लियर, और स्वामी दयानंद जी के बारे में आपको पता होना चाहिए, इन्होंने एक जो स्लोगन दिया था, इन्होंने वर्ड दिया था, स्वराज वर्ड इनके द्वारा है, इंडिया फॉर इंडियंस इनके द्वारा है, इंडिया फॉर इंडियंस। क्लियर, और गो बैक टू वेदास, इनके गो बैक टू वेदास इसके ऊपर है। और इनकी जो बुक्स हैं सत्यारथ प्रकाश, सत्यारथ प्रकाश,
पता होना चाहिए। और वेदा भाष्य, ये सारी बुक्स हैं आपके दयानंद सरस्वती की, वेदा भाष्य भूमिका, क्लियर, ये सारी की सारी बुक्स हैं इनके बारे में, ये भी पेपर में आ जाते हैं क्वेश्चन। और दूसरा है जी दीन बंधु मित्रा रोट नील दर्पण। दीन बंधु मित्रा ने जो लिखी थी नील दर्पण, वो 1859 में लिखी थी नील दर्पण, ठीक है। ये जो किसकी कल्टीवेशन के ऊपर था, इंडिगो कल्टीवेशन के ऊपर, इंडिगो कल्टीवेशन, नील की खेती के ऊपर था, नील की खेती, इसीलिए नाम क्या बोला गया था, नील दर्पण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट जो है आपका आनंद मठ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखी थी, वो 1882 में आनंद मठ, क्लियर। और उसके बाद है आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है आपके फर्स्ट सिविल सर्वेंट बने थे आपके, ये सबको पता होगा जी, ये कब बने थे, 1863 में, सत्येंद्र नाथ टैगोर, क्लियर। तो देख लीजिए कौन सा इवेंट पहले हुआ, सो ये हो गया जी 1859 वाला, 59 वाला, बिल्कुल। नील दर्पण पहले लिखी गई थी, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या बन गया जी आपका, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्लियर। दीन बंधु मित्रा रोट नील दर्पण, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा जो है चंपारण सत्याग्रह जो है ये सबसे जो इफेक्टिव क्यों है, रीजन क्या है इसका, सबसे सिग्निफिकेंट फीचर क्या है। चंपारण सत्याग्रह आपको पता है जी गांधी जी का पहला सत्याग्रह था जो आया था 1917 के अंदर, राजकुमार शुक्ला जी उनको बुला के लेके आए थे। और ये जो आपका था ये किसके लिए था, इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, जिसके अंदर जो है आपके जो पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स मतलब आपके जितने भी लोग हैं आपके कृषि जगत वाले, ठीक है, एग्रीकल्चर वाले लोग जो थे, इनके ऊपर ये बात करी गई थी, ठीक है। तो मतलब ये पहली बार इन्वॉल्व हुए थे। तो इसका जो ऑप्शन बन गया जी आपका, वो क्या बन गया आपका, ज्वाइनिंग ऑफ द पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट, सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1917 के अंदर जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, ठीक है। और देखिए इसमें जो पहली ऑप्शन है ना, एक्टिव ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन ऑफ लॉयर्स स्टूडेंट विमेन इन द नेशनल मूवमेंट, ये सब लोग जो इन्वॉल्व हुए थे ना, नॉन कॉपरेशन में इन्वॉल्व हुए थे, ये पता होना चाहिए, क्लियर। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सी ऑप्शन बन गया जी, ज्वाइनिंग ऑफ द पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट, सी ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, देखिए क्या कहता है, इनमें से स्वराज्य सभा जो है नाम किसका चेंज किया गया था। इनमें से स्वराज्य सभा जो नाम चेंज किया गया था वो किया गया था ऑल इंडिया होम रूल लीग का, ऑल इंडिया होम रूल लीग। आपको पता होगा ऑल इंडिया होम रूल लीग जो है हमने स्टार्ट करवाई थी, ये दो लोगों द्वारा, ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्टार्ट करी गई थी और उसके बाद एनी बेसेंट द्वारा स्टार्ट करी गई थी, एनी बेसेंट, क्लियर। ये स्टार्ट हुई थी 1916 में, क्लियर। और बाल गंगाधर तिलक ने जो है महाराष्ट्र में स्टार्ट करी थी, महाराष्ट्र हेडक्वार्टर पुणे, और इन्होंने जो है पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया मद्रास अध्यार इनके हेडक्वार्टर थे, मद्रास अध्यार इनके हेडक्वार्टर थे, क्लियर। और इनके द्वारा जो है बाल गंगाधर तिलक को जो है आगे जाके किसने जो है रिप्लेस किया था, महात्मा गांधी जी ने रिप्लेस किया था। और इसी ने इन्होंने ही स्वराज्य वर्ड वहां पे यूज किया था ना, चरखा वर्ड यूज किया था जब आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उस दिन स्टार्ट हुआ था जिस दिन बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो गई थी। और ये कौन सा डे था, 1 अगस्त 1920, क्लियर। ये सारे पता होने चाहिए, फैक्ट्स आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। सो इसीलिए जो स्वराज्य नाम किसका चेंज किया गया था, ऑल इंडिया होम रूल लीग का, क्लियर। हिंदू महासभा जो है मदन मोहन मालवीय द्वारा स्टार्ट करी गई थी। और उसके बाद जो है साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, ये कौन थे, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, ये थे ईवी रामास्वामी नायकर, ठीक है। और इन्होंने जो है इन्होंने एक मूवमेंट भी चलाई थी, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि अपनी रिस्पेक्ट के लिए इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया था, क्लियर। उसके बाद लिखा हुआ सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं हम सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, ये किसने स्टार्ट किया था, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। गोपाल कृष्ण गोखले वो कौन पर्सन है, आपके जो है पॉलिटिकल गुरु हैं गांधी जी के, क्लियर, ये ध्यान रखना है, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका 18th क्वेश्चन, क्या कहता है, कॉलोनियल रूल के अकॉर्डिंग जो है इनमें से फाउंडर और इंस्टीट्यूशन का जो है नाम आप जो है फटाफट लगाइए, इसमें कौन सा नाम किसके लिए जुड़ रहा है, ठीक है। संस्कृत कॉलेज एट बनारस, ये जो पर्सन है ये कौन से पर्सन के द्वारा जो किया गया था, ये वो कौन से पर्सन थे, ये पर्सन थे जी आपके आई फॉरगॉट द नेम, संस्कृत कॉलेज जो था आपका विद्यासागर जी द्वारा स्टार्ट किया गया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है कैलकाटा मदरसा,
कैलकाटा मदरसा, बिल्कुल जो कैलकाटा मदरसा है, ये जो कैलकाटा मदरसा जो है ये आपका किसने स्टार्ट किया था? बिल्कुल सही ऑप्शन लिखा हुआ है, वॉरेन हास्टिंग ने। वॉरेन हास्टिंग ये वही पर्सन है जो आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे आपके? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, गलती नहीं करनी। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से जो है इकोनॉमिकली कौन सा जो आपका रिजल्ट है ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के अंदर जो है आपका कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है जो इकोनॉमिकली रिजल्ट बना ब्रिटिश रूल इन इंडिया का? क्या रीजन था जी इसका? इसका रीजन था कमर्शलाइजेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यानी कि व्यापार के लिए इन्होंने बना दी थी। आपको पता ना सारे कितने हमारे, जैसे नील दर्पण की बात करी गई थी अभी, और उसके बाद जो है आपका इंडिगो कल्टीवेशन के लिए हमने जो सत्याग्रह किया था, बारदोली सत्याग्रह जो है आपका कृषि जगत के लिए हुआ है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? हमारी कमर्शलाइजेशन हो गई थी आपकी इंडियन एग्रीकल्चर की। क्लियर? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द स्टेपल कमोडिटी ऑफ द एक्सपोर्ट, जो है आपकी बंगाल से जो है बाहर चीज़ें भेजी जाती थी, तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो बाहर भेजी जाती थी? इसमें भेजा जाता था आपका कॉटन, कपास भेजी जाती थी, सिल्क भेजी जाती थी, ओपियम जो भेजी जाती थी, और सॉल्ट पीटर भी भेजा जाता था। तो इसका ऑप्शन क्या बन गया जी आपका? डी ऑप्शन। क्लियर? सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन। क्लियर? इसमें से कपास, रेशम, नमक और जितना भी ये सारा सामान है ये सारा भेजा जाता था। सो डी ऑप्शन क्या बन गया जी आपका? राइट आंसर, डी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंड। मैंने आपको बताया था 1919 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसमें क्या बोला गया था? डायरकी सिस्टम के लिए बात करी गई थी, और प्लस इनके लिए इन्होंने वर्ड यूज किया था। डायरकी का मतलब क्या था? सेंटर सब्जेक्ट अलग होंगे और आपके ट्रांसफर सब्जेक्ट जो है आपके अलग होंगे। कहने का मतलब जो है सेंटर का रूल चलेगा और प्रोविंसेस का रूल चलेगा, यानी कि केंद्र का रूल चलेगा और आपके प्रांतों का रूल चलेगा। ठीक है, सो ये जो है इंपॉर्टेंट था। तो जिसमें सरकार आपकी दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी थी, केंद्र और प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र। सेकेंड ऑप्शन इज द ये राइट आंसर। क्लियर? सो बी ऑप्शन। सो 21 का जो आंसर बन गया जी वो बन गया बी। क्लियर? ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ इसमें ये भी ऑप्शन आ जाता है मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म जो वो भी 1919 ईस्वी में आए थे। चैम्सफोर्ड क्या था? गवर्नर जनरल था। ये कौन था? आपका सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, सचिव था मॉन्टेस्क्यू, और चैम्सफोर्ड था गवर्नर जनरल, वाइसरॉय। क्लियर? ये ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन देखिए, which of the following organized a march on the Tanjore coast to break the salt law in April 1930? देखिए सॉल्ट लॉ जो था आपको पता है जी गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था 1930 में, जिसमें आपका नमक का सत्याग्रह था और दांडी मार्च उन्होंने करी थी। और ऐसे सत्याग्रह पूरे देश में चले थे। तो आपके साउथ में किसने किया था? ये था सी राजगोपालाचार्य ने। सी राजगोपालाचार्य, गोपालाचार्य, ये वही पर्सन है जी आपके, ये पहले फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे हमारे इंडिया के, और लास्ट गवर्नर जनरल वैसे भी कह सकते हैं, लास्ट गवर्नर जनरल और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर? ये ध्यान रखना। और इसमें आप ना 1947 में जब आपका आईएनसी का सेशन चल रहा था, वो उस टाइम पे आपके कृपलानी जी आईएनसी के क्या थे? प्रेसिडेंट। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पे? कृपलानी जी। और गवर्नर जनरल कौन थे? हमारे राजगोपालाचार्य। क्लियर? सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जब डिवाइड हुए थे तो इनमें से किस चीज के कारण हुए थे? देखिए आपको पता है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो है सूरत विभाजन के बाद जो है आपका सूरत विभाजन हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ था आपका, सूरत विभाजन 1907 में। और इसमें जो है आपके दो जगह में डिवाइड हो गए थे, मॉडरेट्स यानी कि नरम दल और आपका गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट गरम दल। ठीक है, नरम दल और गरम दल में डिवाइड हो गए थे। और इससे पहले जो है 1907 से पहले क्या हुआ था? 1905 में बंगाल पार्टीशन हो गया था। क्लियर?
बंगाल पार्टीशन के बाद आपका 1905 में ही हमने स्वदेशी मूवमेंट चला दी थी, स्वदेशी आंदोलन चला दिया था। 1906 में हमने कलकत्ता सेशन चलाया था और मुस्लिम लीग बनी थी। और 1907 में जाके आपका क्या हो गया था जी, आपका सूरत विभाजन हो गया था। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इसमें से ए ही ऑप्शन दे रखा है जी, ए ऑप्शन, यानी कि आपका स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट। क्लियर, सो इसका जो आंसर बन गया आपका ए ऑप्शन बन गया जी, स्वदेशी मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट 42 में था यार, 1920 में आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था आपका 1930 में। क्लियर, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ये जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्टेड अंटिल, ये कब तक रहा था? ये यार ये अभी हमने क्वेश्चन किया था, शायद मैंने ये रिपीट कर दिया यहाँ पे क्वेश्चन, तो इसका जो है ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये बी आंसर होगा जी इसका राइट आंसर। लॉर्ड हार्डिंग मैंने आपको बताया था, बी ऑप्शन इज द 24th का जो हो गया बी ऑप्शन बन गया जी आपका, रिपीट क्वेश्चन हो गया था ये वाला बी ऑप्शन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, 1929 सेशन के अंदर जो है ये भी रिपीट क्वेश्चन हो गया, सॉरी यार आज देखा नहीं गया, मतलब गलती हो गया। सो 25 का भी आंसर क्या बन गया जी, स्वराज सेशन का आपका जो है आपका पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एज अ गोल। क्लियर, सो ये थे आपके 100 क्वेश्चन।